Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the topic new economic policy and business. अभी ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसी को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब एनआईपी भी बोला जाता है और ये जो पॉलिसी है वो 1991 में इंट्रोड्यूस की गई थी। अभी इस पॉलिसी का किस तरीके से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हुआ वो हम लोग देखते हैं। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई उसके पहले बिजनेस के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल हुआ करते थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। मतलब बिजनेस करना इतना ज्यादा इजी नहीं था। तो ये बहुत सारे कंट्रोल्स की वजह से बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर रहे थे और उसका परिणाम जो है वो इकोनॉमी के ऊपर हो रहा था। इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से डिफेक्टिव होती जा रही थी, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ रहा था, अनड्यू डिलेज बढ़ रहे थे। अनड्यू डिले का मतलब क्या होता है, काम जो होते थे वो काफी ज्यादा लेट होते थे बिकॉज बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी यहाँ पे। और इनएफिशिएंसी बढ़ रही थी। इनएफिशिएंसी मतलब क्या, काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, लॉस ज्यादा बढ़ रहा था या वेस्टेज ज्यादा बढ़ रहा था। सो ये कंट्रोल की वजह से करप्शन, अनड्यू डिले और इनएफिशिएंसी, ये तीन चीजें जो है वो बढ़ रही थी। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या, जो भी बिजनेसमैन है वो नए इंडस्ट्री शुरू करने के लिए बिल्कुल भी विलिंगनेस नहीं दिखा रहे थे। अनविलिंग मतलब कि इच्छा नहीं रखना। सो बिजनेसमैन जो है वो नए इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखते थे। अभी बिजनेसमैन यहाँ पे नई इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए क्यों रेडी नहीं थे, तो 1991 के पहले इंडिया के अंदर एमआरटीपी एक्ट 1969 था। एमआरटीपी मतलब मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, ये एक्ट था जिसकी वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को डिमोटिवेशन होता था। नाउ क्यों डिमोटिवेशन होता था, बिकॉज ये जो एक्ट है वो मोनोपोली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। यहाँ पे बिल्कुल भी बिजनेस करने के लिए फ्रीडम नहीं था। बिजनेस को अगर एक्सपांशन करना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यहाँ पे जो भी एंटरप्रेन्योर्स है या जो भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस करने के लिए डिमोटिवेट हुआ करते थे। और ये सब चीजों की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो भी डाउन होते जा रही थी। तो ऐसे स्थिति में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना काफी जरूरी था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक चेंजेस लाना बहुत जरूरी था ताकि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है या ये जो कंट्रोल्स है ये कंट्रोल को कम किया जाए। और इसी के लिए ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 में इंट्रोड्यूस की थी। अभी ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी ये 1991 में लॉन्च की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। बिकॉज उस समय पे ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और मिस्टर मनमोहन सिंह जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो नरसिम्हा राव जी जो है इनके लीडरशिप के अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 में लॉन्च की गई। नाउ ये पॉलिसी की वजह से इंडियन इकोनॉमी के जो दरवाजे हैं वो ग्लोबल एक्सपोजर के लिए फर्स्ट टाइम ओपन कर दिए गए थे। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडियन कंपनी फॉरेन में जाके बिजनेस करना चाहती है तो वो परमिशन यहाँ पे थी। और कोई भी फॉरेन की कंपनी इंडिया में आकर अगर बिजनेस सेटअप करना चाहती तो वो भी परमिशन यहाँ पे दी गई थी। 1991 के पहले हमारे यहाँ पे क्लोज डोर पॉलिसी हुआ करती थी। क्लोज डोर पॉलिसी का मतलब क्या, कि हमारे बिजनेस भी बाहर नहीं जाएंगे और बाहर के बिजनेसेस भी इंडिया में नहीं आएंगे। सो ये पॉलिसी 1991 में इंट्रोड्यूस होने के बाद में इंडियन इकोनॉमी जो है ग्लोबल एक्सपोजर के लिए ओपन हो गई थी। मिस्टर मनमोहन सिंह जो है, जो उस समय पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, इनको फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोला जाता है बिकॉज इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था ये पॉलिसी बनाने में। और मनमोहन सिंह जो है उन्होंने ये पॉलिसी जो है वो 24 जुलाई 1991 को इंट्रोड्यूस किया था। अभी ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये नरसिम्हा राव जी ने जब इंट्रोड्यूस किया था तो उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे, तो ये पॉलिसी के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन दिया गया था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब क्या, पूरी तरीके से आजादी दी थी। यहाँ पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं था बिजनेसेस के ऊपर। प्लस यहाँ पे इम्पोर्ट टैरिफ के ऊपर रिलैक्सेशन था। इम्पोर्ट टैरिफ का मतलब क्या होता है, गुड्स को जब इम्पोर्ट करते हैं हमारे देश में, जब गुड्स को लाते हैं दूसरे देशों से तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था वो टैक्स कम कर दिया गया था। तो उसकी वजह से इंपोर्ट काफी इजी हो चुका था। अभी इंपोर्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे रॉ मटेरियल, बहुत सारे मशीनरीज इंडिया में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वो हम लोग को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब दूसरे कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करते तो उसके ऊपर हेवी टैक्स भरना पड़ता था। तो वो टैक्स को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दिया गया था। तो वो बिजनेसमैन के लिए एक अच्छा खासा रिलैक्सेशन हो गया था कि वो लोग को जो भी फॉरेन की मशीन चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, वो कम टैक्स रेट पे इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर पा रहे थे।
ना दूसरे ये पॉलिसी की वजह से क्या हुआ था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है, जो भी फॉरेन कंपनीज है, उनके लिए इंडियन मार्केट जो ओपन हो चुका था, मतलब काफी सारे प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो मार्केट में एंट्री कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ साथ, प्लस बहुत सारे फॉरेन की कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर एंटर कर रही थी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे टैक्सेस काफी ज्यादा कम कर दिए गए थे। तो इस तरीके से ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इसकी वजह से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आ चुका था, इंपोर्ट टैरिफ जो थे वो कम हो चुके थे, प्लस प्राइवेट बिजनेसेस और फॉरेन बिजनेसेस जो है उनको एक एनकरेजमेंट मिल रहा था, वो इंडिया में आके बिजनेस करने लग गए थे और टैक्सेस भी यहाँ पे कम होने लग गए। तो इसी को यहाँ पे एलपीजी मॉडल बोला जाता है। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अभी ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि इन ऑब्जेक्टिव से ये पॉलिसी बनाई गई थी? तो सबसे पहले इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना। बूस्ट करना मतलब क्या? कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना। बिकॉज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से क्या हो रहा था कि मोनोपोली कम हो रही थी, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा था, फॉरेन के गुड्स जो है उसको इंपोर्ट करने के लिए परमिशन मिल गई थी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़ने वाले थे, और नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़ने की वजह से डेफिनेटली हमारे यहाँ की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करने वाली थी। दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्फ्लेशन रेट को कम करना है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? कि जो महंगाई का रेट होता है वो कम करना। बिकॉज जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना चीजों के दाम बढ़ेंगे, चीजें उतनी ज्यादा महंगी होती जाएगी। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कम किया जा रहा था। बिकॉज क्या होगा कि बिजनेसेस बढ़ेंगे तो डिमांड और सप्लाई प्रॉपर हो जाएगा, और जब डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर होगा तो वो इन्फ्लेशन बढ़ने नहीं देगा। ये सब चीजें आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना या इन्फ्लेशन को कम करना, ये भी एक इनका ऑब्जेक्टिव था। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे देश में सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रिएट करके रखना। अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या होता है? कि हमारे देश में डॉलर वगैरह आना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे पास अगर फॉरेन एक्सचेंज होगा तो हमारे लिए जो भी जरूरतमंद चीजें हैं जो हम लोग दूसरे देशों से खरीदते हैं वो हम लोग इजिली इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में पेट्रोलियम का शॉर्टेज है, तो पेट्रोल को हमको क्या करना पड़ता है? जो भी मिडल ईस्ट कंट्रीज है उनके पास से इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो पेट्रोल को इंपोर्ट करने के लिए फिर हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका रिजर्व हमारे यहाँ पे बढ़ाना, ये भी ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव था, ताकि ये फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हमारे कंट्री में जो भी जरूरी चीजें हैं उसको हम लोग इंपोर्ट कर पाए। नेक्स्ट है अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्थिरता। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अप डाउन होना अच्छी बात नहीं होती है, तो इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबलाइज करना, ये भी एक इनका ऑब्जेक्टिव था। और उसी के साथ जो भी बिजनेसेस के ऊपर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, क्योंकि बिजनेसेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे तो नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़ेंगे, और उसकी वजह से हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है जो भी गुड्स है, सर्विसेज है, कैपिटल है या ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉयज है, टेक्नोलॉजी है, इसका इंटरनेशनल फ्लो जो है उसको परमिट करना। इसका मतलब अगर सपोज किसी भी कंट्री को गुड्स की जरूरत है, सर्विसेज की जरूरत है, या कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो इंडिया से ले सकते हैं, और इंडिया को अगर ये सब चीजों की जरूरत है तो वो दूसरे कंट्री के पास से ले सकते हैं। तो उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उसको कंप्लीटली परमिट करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का था। इसके वजह से क्या होगा कि जो भी हम लोग को बिजनेस करने के लिए चीजों की जरूरत है वो चीजें हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, और हमारी बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। तो उस इंटेंशन से ये गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए परमिशन देना, ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव था। और फिर लास्ट में है कि प्राइवेट प्लेयर जो है, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ाना, मतलब ज्यादा प्राइवेट बिजनेसेस जो है वो मार्केट में एंट्री करे। बिकॉज क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर सारे चीजें अगर लुक आफ्टर करेगा तो गवर्नमेंट के भी अपने बहुत सारे लूप होल्स है कि वहां पे एफिशिएंसी बहुत कम होती है, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होता नहीं है, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज नहीं देती है। तो अगर सपोज प्राइवेट पार्टीज एंट्री करेगी या प्राइवेट सेक्टर अगर बढ़ेगा तो कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे, कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन होगा। तो इस तरीके से प्राइवेट पार्टी का पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए काफी सारे जो सेक्टर्स है वो गवर्नमेंट के लिए डी रिजर्व किया गया है। अभी प्रेजेंटली हम लोग देखते हैं कि सिर्फ 3 सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड है, जिसके अंदर ऑटोमिक एनर्जी, मिनरल्स और रेलवे, ये 3 चीजें जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। बाकी सब चीजों में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो चुकी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर है,
या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, इंश्योरेंस है, बैंक है, ये सब में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो चुकी है और उसकी वजह से कस्टमर को आज अच्छी सर्विसेज मिल पा रही है। तो इस हिसाब से प्राइवेट पार्टीज का पार्टिसिपेशन बढ़ाना ये भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.